क्या आप भारत के जैक द रीपर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको लेकर चलते हैं 60 के दशक की माया नगरी यानी मुंबई। उस दौर की मुंबई का अपना एक अलग रुआब हुआ करता था। उस वक्त देश के कोने कोने से लोग रोजगार के लिए मुंबई शहर आया करते थे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुंबई में हर किसी के लिए हर तरह का काम मौजूद था। जिन लोगों को यहां रहने के लिए घर नहीं मिलता था, वो फुटपाथ को ही अपने सपनों का आशियाना बना लेते थे। लेकिन फिर शुरू हुआ 1960 का दशक। ये वही समय था जो फुटपाथ पर सोने वालों के लिए काल साबित हुआ। इस दौर की मुंबई की सड़कों ने एक ऐसे सीरियल किलर को देखा जिसे भारत का पहला खूंखार सीरियल किलर भी कहा जाता है। इसे भारत का जैक द रीपर भी कहा जाता है, लेकिन इसने जैक द रीपर से भी ज्यादा खून किए थे। ये औरतों का करता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता। ये खुद को रमन राघव नाम से बुलाता था और जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसने पुलिस के सामने ही डिमांड रख दी कि उसे करने के लिए एक औरत चाहिए। आज के एपिसोड में कहानी उस रमन राघव की हैवानियत की है जिसने मुंबई की सड़कों को खून से नहला दिया। रमन राघव के बचपन के बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन उसका जन्म 1929 का बताया जाता है। कहा जाता है कि बचपन में ही इसने अपनी बहन के साथ किया और फिर अपने गांव से भाग गया। उसके बाद इसके गांव में इसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। फिर यह नजर आया 1960 के दशक बरसात के मौसम मुंबई में। मलाड का स्लम इलाका। एक तगड़ा आदमी वहां घूम रहा था। हाथ में लोहे का औजार था। यह कोई और नहीं बल्कि रमन राघव था। उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसने बाहर से ही देखा कि झोपड़ी में एक नया शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ है। शादीशुदा जोड़े को देखते ही रमन राघव की आंखों में हैवानियत उतर आई। उसने और रात होने का इंतजार किया। रात बढ़ती गई। नया शादीशुदा जोड़ा अपने प्यार में खो गया। उनकी आवाजें झोपड़ी के बाहर भी आ रही थी। जैसे जैसे आवाजें बढ़ रही थी, रमन राघव का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। उसने बारिश के और ज्यादा तेज होने का इंतजार किया। बारिश तेज हुई। फिर रमन राघव झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसे वही नया कपल करते हुए नजर आया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधे झोपड़ी के अंदर घुस गया। रमन राघव ने लोहे के हथौड़े से उस लड़की के हस्बैंड के ऊपर 10 वार किए। इसके बाद उस नई दुल्हन के साथ हैवानियत से और कई बार के बाद उसका भी गला काटकर हत्या कर दी। फिर वहीं झोपड़ी में शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाए और वहां रखे पैसे और कीमती सामान को उठाकर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। कुछ दिन गुजरे और फिर एक ऐसी ही रात आई। इलाका मलाड का स्लम एरिया। उसी तरह से तेज बारिश हो रही थी। फिर से रमन राघव झोपड़ियों में ताक झांक करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक औरत और उसके 2 बच्चों पर पड़ी। उसे औरत और उसके गले में चांदी की पतली सी चेन पसंद आ गई। उसने फिर से देर रात होने का इंतजार किया। जब देर रात बारिश तेज हुई तो रमन राघव हैवान बन गया और उस औरत की झोपड़ी में लोहे की रॉड लेकर घुस गया। उसने सोते हुए बच्चों पर रॉड से कई वार किए। फिर औरत के गले से चेन खींची और उसकी भी रॉड से मार मार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रमन राघव ने फिर से उस औरत की तरफ मुड़कर देखा। उसके अंदर का हैवान अभी शांत नहीं हुआ था। उसने लाश बन चुकी औरत के साथ किया
और फिर अपने बाल को संवारते हुए वहां से फरार हो गया। इसी तरह रमन राघव ने कई लोगों की जान ली। धीरे धीरे ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनने लगी कि मुंबई की गलियों में घूम रहा है सीरियल किलर। 1 साल के अंदर मुंबई के स्लम एरिया में 1.5 दर्जनों से ज्यादा लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हो चुके थे। मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड में आ चुकी थी। एक दिन पुलिस सिविल ड्रेस में स्लम एरिया में घूम रही थी। तभी पुलिस ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी की नजर एक शख्स पर पड़ी जो बार बार अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। ऑफिसर को कुछ शक हुआ। उन्होंने उस आदमी को तलाशी के लिए रोका। वो आदमी रमन राघव ही था। जब उन्होंने रमन राघव के जेब की तलाशी ली तो उन्हें एक डायरी मिली जिसके फ्रंट पेज में ही खल्लास और खत्म लिखा था। फिर रमन राघव को पुलिस उठाकर ले गई। उससे कई तरह से पूछताछ भी की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसे टॉर्चर भी किया गया, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर रमाकांत कुलकर्णी ने धमकी देते हुए छोड़ दिया कि दोबारा बंबई में नजर नहीं आना रे तू। अगर कुछ घपला किया ना तो तेरे को बंद करके मारेंगे। रमन राघव सीरियल किलर भी चेहरे में मुस्कान लिए जी साहिब बोलते हुए पुलिस स्टेशन से बस्ती की तरफ निकल गया। पुलिस ऑफिसर की इस धमकी के बाद स्लम एरिया में होने वाली वारदात करीब 1 साल के लिए रुक गई, लेकिन रमन राघव अभी जिंदा था। धीरे धीरे साल 1968 आ गया। वो रात फिर से आई जब रमन राघव की हैवानियत का एक बार फिर से जन्म हुआ। उसकी नजर आसपास के घरों में काम करने वाली एक औरत पर पड़ी। उसने कई दिनों तक उस औरत का पीछा भी किया और फिर एक रात हाथ में लोहे की रॉड लेकर उस औरत के छोटे से मकान में घुस गया। जैसे ही रमन राघव को सही समय दिखा, उसने उस गरीब औरत के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस बार उस औरत ने भी अपनी जान बचाने के लिए जोरदार स्ट्रगल किया। रमन राघव शरीर से मजबूत था। उसने उस औरत को जमीन में पटका और उसका करने लगा, लेकिन तभी उसके घर में किसी के आने की आहट हुई। रमन राघव घबरा गया और अपना पजामा छोड़कर ही नंगा वहां से भाग गया। वो औरत बच चुकी थी। उसने रमन राघव का चेहरा भी देख लिया था। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंची और कहा, साहब, मैंने उस हैवान को देखा है जो लोगों को मारता है। कल वो मेरे को भी मार देता, लेकिन मैं बच गई। वो बहुत खूंखार है, एकदम जानवर की तरह। मुझे लगता है वो वही है जिसे पिछले साल कुलकर्णी साहब ने उठाया था। इस बयान के बाद पुलिस ने बिना देर किए स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर रमन राघव का स्केच बनवा लिया। पुलिस को स्केच के रूप में पहली बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। इसी बीच यह केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ। तकरीबन 2000 पुलिस वाले रमन राघव की तलाश में लग चुके थे। साथ ही पुलिस की कई टीम सिविल ड्रेस में रमन राघव की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। पुलिस के हर ऑफिसर के पास रमन राघव की स्केच वाली फोटो भी थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मलाड के स्लम एरिया में झाड़ू पोछा करने वाली उस औरत ने एक आदमी को हाफ पैंट और मैली हुई शर्ट पहने सड़क में चलते हुए पीछे से देखा। उसे शक हुआ ये तो वही हैवान है। उस औरत ने बिना देर किए चिल्ला दिया, वो खूनी जा रहा है, ये यही बस्ती में मर्डर करता है। वहीं पास में खड़े पुलिस वाले ने रमन राघव का पीछा किया। रमन राघव भी तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए भागने लगा। भागते भागते रमन मुंबई लोकल बस में चढ़ गया, लेकिन तब तक
बस में बैठे दूसरे पुलिस अधिकारी ने भी उसे पहचान लिया था। अगले ही स्टॉप में जैसे ही हाफ पैंट पहने रमन राघव बस से उतरा, पुलिस अधिकारी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, तेरा खेल खत्म हुआ। साल 1960 में शुरू हुए इस खूनी खेल का अंत 27 अगस्त 1968 को रमन राघव की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुआ था। इसके बाद रमन राघव ने पुलिस स्टेशन में कहा था, मेरे को करने के लिए एक औरत मांगता है, फिर मैं बताएगा कि मैंने कितने लोगों को मारा है। इसका पुलिस ने जवाब दिया था, ये पुलिस थाना है, कोई चकला नहीं, कुछ और मांगता है तो बता। फिर रमन राघव ने हंसते हुए कहा था, अच्छा कंघी और तेल दो, फिर मैं बताता है सब कुछ। फिर रमन राघव ने बताया था, मैंने 41 लोगों को मारा है, हो सकता है कि मैंने ज्यादा लोगों को मारा हो, लेकिन मैंने उन्हें अपने सुकून के लिए मारा। वो सब खराब लोग थे, मुझे इस धरती में भगवान ने भेजा है और कहा है कि बुरे लोगों को खत्म करो। ये सब बुरे लोग थे। कोई आदमी आदमी के साथ सो रहा था तो कोई औरत औरत के साथ सो रही थी। ये सब सही नहीं था, इसलिए मैंने सबको मार दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक गरीब आदमी हूं साहेब। लोअर कोर्ट ने रमन राघव को फांसी की सजा सुनाई। इन सब के बीच रमन राघव ने सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं की। फिर हाई कोर्ट ने साइकेट्रिस्ट के पैनल को रमन राघव के मेंटल हेल्थ की जांच करने को कहा, जिसमें पता चला कि रमन राघव दिमागी रूप से बीमार है। इसीलिए कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। रमन राघव को पुणे के येरवाड़ा जेल में बंद किया गया था, जहां सजा काटने के दौरान ही 1995 में किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये थी कहानी भारत के पहले सीरियल किलर रमन राघव की, जिसके ऊपर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम और क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड कॉप्स नाम की 2 बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। और ये कहानी बताती है कि मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू।